हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजी क्लासेस बाय विकास सर, जिसमें हम लोग स्पीडी का पब्लिकेशन का रेलवे समान अध्ययन पढ़ रहे हैं। तो डेली हम लोग 3 पेज पढ़ते हैं। तो ये आज चौथा पेज है। 4, 5, 6 ये 3 पेज हम लोग कवर करेंगे आज। तो देख लेते हैं कि आज का क्या टॉपिक है। संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले लेफ्ट पढ़ेंगे, उसके बाद राइट पढ़ेंगे, और जो मध्य में दिया है मिडिल उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या पूछा हुआ है इसमें, इस टॉपिक से। उन सभी का हम लोग पॉइंट टू पॉइंट हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहला पूछा हुआ है कि पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है ब्रह्मांड। जी सही बात है कि जो चारों तरफ से जो वातावरण है या फिर गैलेक्सी है या फिर जो भी ग्रह है, नक्षत्र है, ये सब ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आते हैं, जो कि ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता क्या है, कॉस्मोलॉजी। अगला पॉइंट है ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या है। तो यह है बिग बैंग थ्योरी। इसे हम महाविस्फोट सिद्धांत भी कहते हैं। इसकी जिससे कि यह बताता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, और इसके प्रतिपादक थे बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटेयर। और अगला पॉइंट है कि आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो कोपरनिकस को कहा जाता है। ये पोलैंड के निवासी थे। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करता है। यह कथन कोपरनिकस ने कहा था। अगला पॉइंट है पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता रहता है। मतलब पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, सूर्य इसकी परिक्रमा करता है। यह टालमी का कथन है। अगला पॉइंट है कि ग्रहों की गति के नियम के लिए प्रतिपादक किया था जोहानेस केपलर ने। आप शॉर्ट कट नाम याद कर लीजिएगा, जे केपलर। ये जर्मनी के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, यह बताए थे एडविन हब्बल ने 1920 में। अगला पॉइंट है कि सौरमंडल का विकास कितने वर्ष पूर्व हुआ था। तो 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है। तो वो है हिंग बोसान। हिंग बोसान का अन्य नाम क्या है। तो वो है गॉड पार्टिकल। सर्न कहाँ स्थित है। जो लाल हेड्रोन कोलाइडर यानी कि LHC मशीन द्वारा 2010 में हिंग बोसान का निर्माण का प्रयास हुआ था। तो वो है जिनेवा में। ब्रह्मांड की आयु कितनी है। तो 13 बिलियन वर्ष। अगला पॉइंट है कि ब्रह्मांड का व्यास कितना है। तो 10⁸ यानी कि 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। ये ब्रह्मांड की आयु है, सॉरी व्यास है, जबकि आयु 13 बिलियन वर्ष। अगला है कि ब्रह्मांड की विस्फोटित तारा कहलाता है अभिनव तारा या फिर सुपरनोवा तारा। सुपरनोवा क्या होता है कि मृतप्राय तारे का विस्फोट होता है। इसी को हम सुपरनोवा तारा या फिर अभिनव तारा बोलते हैं। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। अगला पॉइंट की खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। और अगला पॉइंट है कि एक पारसेक बराबर कितना होता है। तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अगला पॉइंट है कि प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है। तो दूरी होता है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या फिर 9.46 × 10⁻15 मीटर। इसके बाद जो अगला पॉइंट है कि आकाशगंगा है गैसों, बादलों, धूलकणों और अरबों तारों का समूह ही गैलेक्सी कहलाता है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है। तो वो है मिल्की वे यानी कि दूध मेखला। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे कहा जाता है दुग्ध मेखला। अगला पॉइंट है कि आकाशगंगा की आकृति कैसी है। तो सर्पिलाकार इसकी आकृति है। अगला पॉइंट है कि आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम क्या है। देवयानी, यानी इसे हम इंग्लिश में एंड्रोमेडा कहते हैं। अगला पॉइंट है कि आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा तथा बृहस्पति ग्रह को खोजा था। गैलीलियो ने बृहस्पति ग्रह और आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था। नेबुला, जिसे हम हिंदी में निहारिका कहते हैं, ये अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक क्या है, विशाल बादल है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला ओरियन है। पल्सर
क्या होते हैं? तो तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारों को हम पल्सर कहते हैं। अगला पॉइंट है कि ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर को, जो कि तारों में जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। अब इसके बाद हम लोग राइट साइड का पढ़ लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है पहला कि तारों का मुख्य घटक क्या होता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम होता है तारों का मुख्य घटक। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है? तो वो है सूर्य। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है। सूर्य का निकटतम तारा क्या है? तो वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य का सबसे निकट तारा है। सबसे चमकीला तारा है साइरस डॉग स्टार, इसे हम बोलते हैं। तारे का रंग सूचक क्या होता है? तो उसके ताप का निर्धारण करता है। तारे का टिमाना किसके कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ब्लैक होल का सिद्धांत एच चंद्रशेखर ने दिया था। एच चंद्रशेखर को 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला था। वह सीमा जिसके बाहर तारे अंतरिक्ष मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाता है? चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूर्य द्रव्यमान। अगला है तारों के अंदर तारों की सुंदर आकृति तारामंडल कहलाता है। तारामंडलों की संख्या 89 है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारस है जिसमें 94 तारे हैं और सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा है जिसमें 68 तारे हैं। अलग क्वेश्चन है जो अगला। ध्रुव तारा भाग है लघु सप्तऋषि का। अगला पॉइंट है कि दिशा निर्धारण में सहायक होता है। तो ध्रुव तारा ही दिशा में निर्धारक होता है, यह उत्तर दिशा की ओर होता है। धूमकेतु क्या है? धूल, बर्फ और गैस के निर्मित पिंड को धूमकेतु कहते हैं। अगला पॉइंट है कि 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु जिसे हम पुच्छर तारा कहते हैं उसका नाम है हेली। अंतिम बार यह 1986 में दिखा था और अगली बार दिखाई देगा वो 2062 में दिखाई देगा। अगला है कि आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। 5वें नंबर पर पृथ्वी आता है। सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। सूर्य के केंद्रीय भाग को केंद्र या कोर कहते हैं। केंद्र का तापमान होता है सूर्य का 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, जबकि सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की बाह्यतम परत को हम किरीट यानी कोरोना कहते हैं और कोरोना से उत्सर्जित होता रहता है हमेशा एक्स रे। ये रहा अगला पॉइंट। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? प्रकाशमंडल या फिर फोटोस्फीयर कहते हैं। अगला पॉइंट है कि प्रकाश के ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है तो उसे हम वर्णमंडल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्रोमोस्फीयर कहते हैं। सूर्य के प्रमुख संघटक हैं हाइड्रोजन और हीलियम और अन्य तत्व, जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% होता है। सूर्य का ऊर्जा स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। सूर्य का आकार होता है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग 149.598 × 10⁻⁶, या फिर इससे हम 149.6 मिलियन किलोमीटर दूरी बोल सकते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। जबकि चंद्र ग्रहण क्या होता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्रमा जो कि जीवाश्म ग्रह है, पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटे में। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। आकाश नीला दिखता है क्यों? क्योंकि यहाँ प्रकीर्णन के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। अब हम लोग मिडल पार्ट पढ़ते हैं। तो मिडल पार्ट में दिया है सौरमंडल एक दृष्टि में। सौरमंडल का मुखिया होता है सूर्य। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है 8। अगला है कि सबसे बड़ा वो भारी ग्रह बृहस्पति होता है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि होता है। सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। सूर्य से सबसे निकट भी ग्रह जो है बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र है और सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह वरुण है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह जो कि शुक्र और मंगल ग्रह है। सर्वाधिक चमकीला व गर्म ग्रह शुक्र है।
सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण, जिसे हम नेपच्यून इंग्लिश में बोलते हैं, और जिसकी खोज वरुण गैस मतलब वरुण ग्रह की खोज जॉन गैले ने 1846 में किया था। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति 92 है। और बिना उपग्रहों वाला ग्रह 2 है, जिसमें पहला बुध और दूसरा शुक्र है। इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, जबकि पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जो कि चंद्रमा है। लाल व हरा ग्रह, जिसे लाल ग्रह के लिए हम लोग मंगल ग्रह को जानते हैं, जबकि हरा ग्रह के लिए वरुण को। पीला ग्रह के लिए हम लोग बृहस्पति को जानते हैं, जबकि नीला ग्रह को अपना पृथ्वी है। लेटा हुआ ग्रह अरुण यानी यूरेनस को कहते हैं। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण ही है। यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह की खोज हर्शेल द्वारा 1781 में की गई थी। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि होता है, मतलब शनि ग्रह का सबसे कम घनत्व होता है। और अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का वहन या सौंदर्य का देवता शुक्र ग्रह कहलाता है। शुक्र ग्रह को हम लोग भोर या साँझ का तारा भी कहते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, जो कि बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस, जो कि मंगल ग्रह का उपग्रह है। फोबोस व डिमोस उपग्रह है मंगल के। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। शनि ग्रह में मतलब छल्ला की संख्या कितने हैं यानी वलय, वो है 7। शनि के रिंग्स के खोज करता है गैलीलियो। सबसे तेज व सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह जो है वह है बृहस्पति तथा शुक्र। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह है बुध, जो कि 88 दिन में कर लेता है परिक्रमा। पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाले ग्रह हैं शुक्र और अरुण। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 4.2 वर्ष लगता है। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8.3 मिनट या फिर 500 सेकेंड तथा 1.30 सेकेंड का भी लगता है, यानी कि 1 मिनट 3 सेकेंड। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरेस, जो कि खोज करता है पियाजी। अगला है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन है कि सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। बौना ग्रह प्लूटो यानी यम को कहते हैं। प्लूटो की खोज 1930 में टॉम बैक ने किया था, जो ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। 2006 में प्राग बैठक में इसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। अब अगला जो ये तो था चौथा पेज। इसके बाद 5वां पेज आता है, इसमें हम लोग गांधी युग के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि इसमें जो भी पॉइंट दिया हुआ है इन सभी का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है यानी कि पहला, गांधी जी की स्कूली पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में की थी। इनका जो पढ़ाई था श्यामल दास कॉलेज में की थी। पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। और अगला पॉइंट है कि गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए और 1891 में पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे थे 1891 में। अगला पॉइंट है 1893 में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले में वे दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्होंने रंगभेद का सामना करना पड़ा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला है कि ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मार्टिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया। अगला पॉइंट है कि 1894 उन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। अगला है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। अगला है कि 1915 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती करने वाला सर्जेंट कहलाए। अगला पॉइंट है 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे और
पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया। अगला है कि 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। अगला पॉइंट है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया, जो नील की खेती में तीन कटिया प्रणाली के विरोध में था। अगला है कि तीन कटिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। अगला पॉइंट है कि राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे महात्मा गांधी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किया था। 1918 में गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। अगला है 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट, जिसे हम काला कानून, पारित हुआ, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई और 6 अप्रैल 1919 को देश में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। अगला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस लौटा दी। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। साथ ही साथ महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया। इसके बाद हम लोग राइट साइड के पढ़ लेते हैं कि 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। 5 नवंबर 1920 में गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी, यानी कि हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। अगला पॉइंट है 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले में चौरी चौरा थाना को जला दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। चौरी चौरा घटना के समय वे बारदोली में थे। अगला पॉइंट है 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन, जो बेलगांव पड़ता है, ये कर्नाटक में पड़ता है, में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग के प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ था। अगला पॉइंट है गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ की। 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी, यानी कि जो जिला नवसारी है गुजरात में, वहाँ कानून तोड़ा। साथ ही साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गांधी जी ने। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ, जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। हरिजन सेवक संघ, यानी कि इसके जो अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला, की स्थापना गांधी जी ने 1932 में की थी। अगला पॉइंट है कि महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पुनः समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। अगला पॉइंट है कि 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक भी कहा। अगला पॉइंट है 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन द्वारा, जिसे हम अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, इस दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रख दिया गया। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने MS राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। साथ ही साथ अगला पॉइंट है कि 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था। अगला पॉइंट है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी की कोलकाता के नोआखली में थे। 15 अगस्त 1947 को
अगला पॉइंट है नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिड़ला भवन दिल्ली में की थी। इनकी हत्या गांधी जी की। और ये जो मिडिल पार्ट है इसको हम लोग पढ़ लेते हैं कि महात्मा गांधी पूर्ण परिचय। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, पोरबंदर के कटियावाड़ गुजरात राज्य में। पिता का नाम करमचंद गांधी, जिसे हम कावा गांधी कहते हैं, और माता का नाम पुतलीबाई था। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी और गांधी जी के पुत्र का नाम था हरिलाल, मणिलाल, रामदास एवं देवदास। गांधी जी की शिष्या का नाम था मीराबेन। इनकी आत्मकथा है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, और इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948। इसलिए 2 अक्टूबर को इनका अहिंसा दिवस मनाया जाता है और साथ ही साथ 30 जनवरी को शहीद दिवस। गांधी जी का समाधि स्थल है राजघाट। राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, जबकि दार्शनिक गुरु थे लियो टॉलस्टॉय। वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे 1888 से 91 तक। दक्षिण अफ्रीका प्रवास 1893 में हुआ था। भारत का आगमन 9 जनवरी 1915 में हुआ था, इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका में 1906 में हुआ था, जबकि भारत के प्रथम सत्याग्रह चंपारण 1917 में हुआ था। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था इनका। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में था, 3 दिन का। महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इनको प्रदान थी, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें बापू कहा और सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता, विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर भी कहा। फिनिक्स आश्रम की स्थापना इन्होंने 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में की थी। साथ ही टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में हुआ था। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं हिंद स्वराज गुजराती भाषा में 1909 में, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और जो अगला इनका पुस्तक है मेरे सपनों का भारत, ये कुछ इनके पुस्तक हैं। इनका एक समाचार पत्र भी है यंग इंडिया 1919 में आया था। इंडियन ओपिनियन जो कि दक्षिण अफ्रीका में 1903 में आया था। साथ ही साथ इनका जो समाचार पत्र है नवजीवन, ये गुजराती भाषा में है, 1925 में आया था। द ग्रीन पेम्पलेट जो राजकोट में मतलब कि पत्रकार छपवाए थे। और साथ ही साथ इनका एक प्रमुख समाचार पत्र है हरिजन, 1933 में आया था। अगला पॉइंट है टाइम्स पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था 1930 में। तो ये रहा दूसरा पेज जिसमें हम लोग महात्मा गांधी के जीवन के बारे में कुछ अध्ययन किए हैं, और ये रहा तीसरा पेज जिसमें हम लोग 4, 5, 6 यानी ये लास्ट पेज है, जिसमें हम लोग भारत के बाघ यानी टाइगर रिजर्व जनगणना के साथ साथ हम लोग भारत के प्रमुख रामसर साइट्स के बारे में भी जानेंगे। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि भारत के टाइगर रिजर्व के बारे में। तो इसमें पहला है रानी टाइगर रिजर्व, यानी कि 54वां जो बना था, ये उत्तर प्रदेश में है। मानस, नामेरी, काजीरंगा और औरंग, ये असम में स्थित है। नामदफा, पक्के, कामलंग टाइगर रिजर्व, ये अरुणाचल प्रदेश में है। नागार्जुन सागर सिसरेलम टाइगर रिजर्व जो है ये आंध्र प्रदेश में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ये बिहार में स्थित है। इंद्रावती अचनाकमार, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। उदंती सीता नदी जो टाइगर रिजर्व है ये भी छत्तीसगढ़ में है। साथ ही साथ गुरु घासीदास का जो 53वां टाइगर रिजर्व है ये भी छत्तीसगढ़ में ही है। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में स्थित है। दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। रणथंभौर सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। और रामगढ़ विषधारी जो टाइगर रिजर्व है ये भी राजस्थान में ही स्थित है। कर्नाटक में बांदीपुरा, भद्रा, नागरहोल, दांडेली, अंसियाकाली,
बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व, ये सब कर्नाटक राज्य में स्थित है। केरल में पेरियार और परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व स्थित है। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा, संजय, दुबरी, पेंच यानी कि पन्ना, बांधवगढ़, कान्हा, इंदिरा प्रियदर्शनी और पेंच, ये जितना भी टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। महाराष्ट्र में हम लोग देख लेते हैं कि मेलघाट, पेंच, सह्याद्री, बोर, नावेगांव, नागजीरा और तडोबा, अंधेरी, ये सब टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है। उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यानी दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत और अमानगढ़, ये सब उत्तर प्रदेश में है। जबकि उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, यह भारत का पहला टाइगर रिजर्व है और राजाजी, ये उत्तराखंड में स्थित है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन जो और बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है और कवल अमराबाद, ये टाइगर रिजर्व तेलंगाना में स्थित है। सिमलीपाल और सतकोसिया, ये जो टाइगर रिजर्व है ये उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद हम और देख लेते हैं कि कालकड, मुंदन तुरई और अन्नामलाई, ये टाइगर रिजर्व है, ये तमिलनाडु में स्थित है। मुदुमली, सत्यामंगलम, ये भी टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है। जबकि तमिलनाडु का 51वां टाइगर रिजर्व है श्रीविल्लीपुथुर मेघामलई, ये तमिलनाडु का 51वां टाइगर रिजर्व है। इसके महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य हम जान लेते हैं। बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। भारत के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथरा ट्राइगिस है और हमेशा 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या 54 है। भारत का पहला बाघ रिजर्व जिम कॉर्बेट 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यह उत्तराखंड में स्थित है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का नागार्जुन है, जबकि सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व है। बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट रिजर्व सबसे बड़ा है। अगला पॉइंट है कि कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं जनसंख्या 2011। ये रहा जनसंख्या 2011। इसमें पहला दिया हुआ है कि भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। अगला पॉइंट है देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुआ था। अगला पॉइंट है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ था, जबकि जनसंख्या का महाविभाजन 1921 में हुआ था। अगला पॉइंट है जनगणना का लघु विभाजन 1951 में हुआ था और जनगणना से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 246 है जनसंख्या से संबंधित। अगला पॉइंट है कि जनगणना विषय है 7वीं अनुसूची के संघ सूची का। जनगणना की अवधि होता है वो प्रत्येक 10 वर्ष पर होता है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। 2011 की जनगणना का क्रम था देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं 2011 की जनगणना था। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था हमारा जनगणना हमारा भविष्य। कुल प्रश्न 29 थे। जनगणना 2011 का शुभंकर था प्रगणक शिक्षिका। अगला पॉइंट है प्रथम जनगणना कमिश्नर थे डब्ल्यू प्लाडेन। अगला पॉइंट है स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे ए गोपाल स्वामी, 1949 से 1953 तक थे। अगला पॉइंट है 2011 की जनगणना का आयुक्त कौन था? सी चंद्र मौली। अगला है कि पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुआ था और 11 जुलाई को हमेशा विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कुल जनसंख्या है 121.08 करोड़। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग 17.5 है, जिसमें से पुरुष 62.32 करोड़ है यानी कि 51%, 51.47, और महिला 58.75 करोड़ है। इसे हम परसेंट में ज्ञात करें तो 48.53। दशकी या फिर वार्षिक वृद्धि दर है, जिसमें से दशकी वृद्धि दर है 17.7 और वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है।
कुल साक्षरता अगर 2011 की बात की जाए तो 73% है। पुरुष साक्षरता दर 80.9 है, जबकि महिला साक्षरता दर 64.6% है। जहाँ पर लिंगानुपात की बात की जाए तो 943 महिलाएं पर 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं होती हैं। शिशु लिंगानुपात की बात करी जाए तो 0 से 6 वर्ष में 919 है। जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से है। और सर्वाधिक लिंगानुपात है केरल में 1000 व्यक्ति पर 1084 महिलाएं। न्यूनतम लिंगानुपात है हरियाणा में 1000 व्यक्ति पर 879 महिलाएं। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात है पुडुचेरी का और न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात है दमन और दीव का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार का 1106 और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का। सर्वाधिक केंद्र शासित घनत्व है वो है दिल्ली, जबकि न्यूनतम केंद्र शासित जन घनत्व है अंडमान निकोबार में। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है लगभग 20 करोड़ और न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम में है लगभग 6 लाख। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या दिल्ली में है, जबकि न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप में है। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है तो वह है नागालैंड। और सर्वाधिक साक्षरता केरल में है, जहाँ के साक्षरता दर है 94% और सबसे न्यूनतम साक्षरता है बिहार का 61.8%। न्यूनतम महिला साक्षरता है बिहार का, जबकि सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता है लक्षद्वीप का और न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता है दादर नगर हवेली का। अधिक जनसंख्या वाला जिला है थाना महाराष्ट्र का। कम जनसंख्या वाला जिला है दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में। और इसमें जो लास्ट वाला क्वेश्चन है कि अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है, तो वह है उत्तर प्रदेश, जिसमें जिलों की संख्या 75 है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ के रामसर साइट। तो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है आपका उत्तर प्रदेश में। हैदरपुर आर्द्रभूमि है उत्तर प्रदेश में। सुर सरोवर जिसे हम कीथम झील बोलते हैं ये है उत्तर प्रदेश में। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य ये है उत्तर प्रदेश में। पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य ये है उत्तर प्रदेश। समन पक्षी अभ्यारण्य ये है उत्तर प्रदेश। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य ये है उत्तर प्रदेश। सांडी पक्षी अभ्यारण्य ये भी उत्तर प्रदेश में है। सरसई नावल झील ये भी उत्तर प्रदेश में है। ये जितना भी है ये टोटल उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला देख लेते हैं हरियाणा से, हरियाणा राज्य का। तो भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। अगला पॉइंट है खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है। थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में है। वाधवाना आर्द्रभूमि गुजरात में है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है। तो गुजरात का ये रहा टोटल नल सरोवर, इसमें से इम्पोर्टेंट है। तसोकर झील ये लद्दाख में स्थित है, जबकि महाराष्ट्र में नंदुर मधेश्वर पक्षी अभ्यारण्य महाराष्ट्र में स्थित है। कांवर ताल झील जो है यह बिहार में पड़ता है। आसन संरक्षण रिजर्व ये उत्तराखंड में मौजूद है। नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य यह पंजाब में है। केशवपुरा मियाँ समुदाय आरक्षित ये भी पंजाब में है। कंजली झील ये भी पंजाब में है। सुंदरवन डेल्टा जो है सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र यह पश्चिम बंगाल में है। और रुद्रसागर झील है यह त्रिपुरा में मौजूद है। सुरिनसर तथा मानसर झील यह जम्मू कश्मीर में पड़ता है। साथ ही साथ होकेरा वेटलैंड यह भी जम्मू कश्मीर में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में रेणुका वेटलैंड और चंदेरटल वेटलैंड ये दोनों रेणुका और चंदेरटल जो वेटलैंड है ये आर्द्रभूमि मतलब ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। पॉइंट कैलीमेरे अभ्यारण्य यह तमिलनाडु राज्य में मौजूद है। और भीतरकनिका मैंग्रोव वन जो है यह उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। भोज आर्द्रभूमि यह मध्य प्रदेश में है। वेम्बनाड आर्द्रभूमि केरल में है। सस्तमनकोट्टा झील व अष्टमुड्डी झील यह केरल में है। और दीपोर झील यह असम में स्थित है।
तो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य में हम लोग जान लेते हैं, जिसमें से पहला दिया हुआ है कि भारत में कुल 75 रामसर साइट है, जहाँ 75वां सालबुग आर्द्रभूमि रिजर्व जम्मू कश्मीर है। अगला पॉइंट है सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में, जो टोटल 14 है। और अगला पॉइंट है सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र गुजरात है। अगला इसमें पॉइंट है कि भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि सुंदरवन है। और अगला पॉइंट है विश्व आर्द्रभूमि दिवस हमेशा 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन ईरान के शहर रामसर में 1971 में हुआ था। इसमें हम लोग अगला पॉइंट देख लेते हैं। भारत रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ था, यानी कि भारत रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ था। इसमें अगला पॉइंट है सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि वाला देश यूके है। सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि वाला देश यूके है, यानी यूनाइटेड किंगडम। रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल है कोबोर्ग प्रायद्वीप, जो कि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। तो फ्रेंड्स, ये था टोटल आज 3 पेज, जिसमें हम लोग 4, 5, 6 पेज देखें। तो फ्रेंड्स, यदि आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा, और ऐसे ही रोज़ाना टोटल 3-3 पेज हम लोग कवर करेंगे। आने वाले समय में हो सके तो यह वीडियो काफ़ी प्रसिद्ध हो, आप लोगों का यदि कृपा रहे तो आज के लिए बस इतना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।